अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा रीजनिंग का, या आप यूज़ भी करते आ रहे होंगे अपनी डेली लाइफ में। डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी होंगी इसकी, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टाइप्स में, इंडक्टिव किसे कहते हैं, डिडक्टिव किसे कहते हैं, इसको हम कब कब यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे इनका मेजर डिफरेंस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, यूज़ क्यों करते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग मीन्स थिंकिंग इन अ लॉजिकल वे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग है ना, इसका मतलब है लॉजिक, रीजन। ठीक है, रीजन फाइंड करना, लॉजिकल वे में थिंक करना। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को जब हम लॉजिकल वे में थिंक करते हैं उसको हम कहते हैं रीजनिंग। अब हम क्यों करते हैं रीजनिंग? टू रीच अ कंक्लूजन, जजमेंट और डिसीजन। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, कोई जजमेंट फाइंड करनी होती है, कोई कंक्लूजन निकालना होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पस इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इट इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसमें हम करते क्या है कि जो भी हम डेली लाइफ में अपनी ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, जो भी फैक्ट्स देख रहे होते हैं, आइडियाज देख रहे होते हैं जो हमारे आ रहे होते हैं माइंड में, तो इन सब को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रीजनिंग में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को, ऑब्जर्वेशंस को, आइडियाज को आपस में कनेक्ट करने के बाद किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है रीजनिंग का। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो रीजनिंग क्या है? इट इज यूजिंग आवर ब्रेन टू फाइंड आउट व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। ये हमने फाइंड आउट करना होता है रीजनिंग में कि अगर कुछ हो रहा है, कोई फिनोमेना हो रहा है, कोई डिसीजन हमने लिया है, तो वो क्यों लिया है, उसकी क्या वजह है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमने इनमें से एक चूज किया है, हमने सी चूज कर लिया है। तो हमने सी क्यों चूज किया है, इसकी क्या वजह है। ठीक है, तो इसमें हम रीजनिंग को अप्लाई करते हैं, इसकी लॉजिक देखते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसकी क्या टाइप्स होती हैं और इसका डिफरेंस क्या क्या है। अच्छा, उसके उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके बेसिक जो पर्पस है मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बता दिए कि हमने इसमें जब कोई डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में, तब हम यूज करते हैं रीजनिंग को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तब हम यूज करते हैं रीजनिंग को। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब ये भी एक स्किल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, उसमें भी हम रीजनिंग को यूज कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, अब आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जब हमने किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी सिचुएशन को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना हो ना, उसको लर्न करना हो, तब भी हम रीजनिंग को अप्लाई करते हैं। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हमने अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना हो तब भी हम रीजनिंग के थ्रू जो है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। लॉजिक देके, रीजन को एक्सप्लेन करके हम दूसरे पर्सन का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास इसके बेसिक पर्पस होते हैं। अब यहाँ पे हम करें एग्जाम्पल वन बाय वन, तो इसको मैं अप्लाई करूँ। सबसे पहले क्या है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। जब हम क्लिनिकल एरिया में कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं पेशेंट से रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी ऐसी इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, तो हमने जो भी डिसीजन लेना होता है उसमें हम रीजनिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या दी हुई यहाँ पे, डिसाइडिंग वेदर अ पेशेंट विद लो बीपी नीड्स फ्लूइड्स और अ डॉक्टर्स रिव्यू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस हैं। एक पेशेंट को जो है हाइपोटेंशन है, उसका बीपी लो है। ठीक है, अब हमने डिसाइड करना है कि आया कि हम इसको फ्लूइड लगाएं या फिर हम डॉक्टर्स की जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी उसकी प्रिस्क्रिप्शंस है उसका वेट करें। ठीक है, तो इसमें हम डिसाइड, जो हम डिसीजन लेंगे ना उसमें हम रीजनिंग को अप्लाई करेंगे। ये आगे हम देखेंगे इसमें हमने कौन सी रीजनिंग को अप्लाई करना है, डिडक्टिव रीजनिंग को या इंडक्टिव रीजनिंग को। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पस हो गया। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके एग्जाम्पल क्या है,
फाइंडिंग द कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर आफ्टर सर्जरी। ये आपने मोस्टली ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब किसी भी पर्सन की कोई भी सर्जरी होती है ना, पोस्ट ऑप डेज होते हैं, तो उसमें जो फीवर है ना उसका ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो हमने अब फाइंड आउट करना है कि ये जो टेम्परेचर उसका हाई हो रहा है उसकी क्या कॉज है। ठीक है, तो इसमें भी हम रीजनिंग को अप्लाई करते हैं। इसमें आगे मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन सी रीजनिंग होती है, इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम यूज करते हैं रीजनिंग को। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में हम रीजनिंग को कैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, चेकिंग द आईवी लाइन पेटेंसी बिफोर गिविंग मेडिकेशन। ठीक है, अच्छा अब हमने किसी पर्सन को मेडिसिन लगानी है, तो आपको पता है हमने जब उसको आईवी में लगाते हैं तो उसकी पहले पेटेंसी चेक करते हैं कि वो आईवी लाइन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहे हैं। अगर वो आईवी लाइन वर्क करेगी तब हम मेडिकेशन देंगे, तो वो उसका अपना जो भी फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगी मेडिकेशन। ठीक है, तो हमने इसमें जो भी मेडिकेशन देने से पहले जो नर्स आईवी लाइन को चेक करती है, उसकी पोटेंसी को चेक करती है, तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को यूज कर रही है। ठीक है, तो इसमें भी रीजनिंग आ जाती है। कोई पूछता है आपसे कि आपने मेडिकेशन जब लगाई है, वो कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो आपको ये देखता है कि आपने उसकी आईवी लाइन की पोटेंसी चेक की है, तो वो जब ऑब्जर्व करता है तो आपसे पूछता है कि आपने ये आईवी लाइन की पोटेंसी क्यों चेक की है, तो आप रीजन बताएंगे कि हाँ मैंने इसलिए चेक किया कि ताकि जो उसको मेडिकेशन जाएगी, जो उसको मेडिसिन मैंने लगानी है, वो उसको प्रॉपर इंसर्ट होगी या प्रॉपर एडमिनिस्टर होगी, तो आगे उसका फंक्शन परफॉर्म होगा ना। ठीक है, तो आप उसको रीजन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर भी रीजनिंग को यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप कैसे अप्लाई करते हैं रीजनिंग को, एग्जाम्पल आपको बताऊं तो अंडरस्टैंडिंग वाई एसेप्टिक टेक्निक इज यूज्ड ड्यूरिंग ड्रेसिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसको बेटर वे में लर्न करना है, तो तब भी आप रीजनिंग को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ड्रेसिंग जब करते हैं कोई भी, जो ड्रेसर होता है, ये जो भी डॉक्टर है, वो किसी पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहा होता है, तो उसमें एसेप्टिक टेक्निक वो क्यों यूज करता है। ठीक है, तो इसमें जो क्यों है, जो रीजन है, वो हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या लर्न करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को यूज कर रहे हैं। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसकी एग्जाम्पल क्या है, जस्टिफाइंग टू पेशेंट्स फैमिली वाई आइसोलेशन इज नीडेड। जैसे कि अब एक पेशेंट है, उसको क्या है, कोई भी एयरबोर्न डिजीज हो गई है, ठीक है, या कोई भी ऐसा स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो हमने उसको आइसोलेट करना है। अब हमने उसकी फैमिली को ये बताना है, उसको एजुकेट करना है कि आपके पेशेंट को ये इशू है, तो इसको हम आइसोलेट करेंगे। तो उसको जस्टिफाई भी तो करना है ना पेशेंट की फैमिली को, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाए। तो हम इसको जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, रीजनिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट की फैमिली के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन जब इफेक्टिव हमने करनी हो तब भी हम क्या यूज करते हैं, रीजनिंग को यूज करते हैं। तो ये इसकी बेसिक जो जो भी इसके पर्पजेज हैं, जो भी इसके यूजेस हैं, मैंने आपको बता दिए विद एग्जांपल्स। इसके जो बेसिक हैं वो डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये इसके थ्री बेसिक पर्पजेज होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी टाइप्स जो हैं वो बेसिक दो हैं। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब आपने इसको याद कैसे करना है, इंडक्टिव ये निकला है इंड्यूस से। ठीक है, इंड्यूस करना, ऐड करना। ठीक है, कि हमने इसमें क्या करना होता है, जाना होता है फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस टू जनरल कंक्लूजन्स। ठीक है, अच्छा इसको मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को या किसी भी स्पेसिफिक केस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसको जनरलाइज कर देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो इट बिगन्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स एंड एंड्स विद द जनरल कंक्लूजन। ठीक है, इसमें आपने क्या याद करना है कि हमने स्पेसिफिक टू जनरल मूव करना होता है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं। अब आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो अपने माइंड में रखनी है, फिर आपको इसकी आगे समझ आती जाएगी। इसमें हमने दो बातों का ख्याल रखना है, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और जनरल कंक्लूजन, ये दोनों आपने टर्म्स याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसकी थ्री जो है ना एस्पेक्ट से। पहली मैं आपको बताऊंगी क्लिनिकल साइट्स से रिलेटेड, दूसरी मैं आपको बताऊंगी रियल लाइफ एग्जांपल्स, और थर्ड मैं आपको बताऊंगी रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने इस तरह से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले क्या है एग्जांपल हमारी, कि हमने कोई भी स्पेसिफिक जो है वो सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। ठीक है, जैसे कि फोर पेशेंट्स रिसीविंग ड्रग, कोई भी ड्रग यहाँ पे आप लिख सकते हैं, डिवेल्प्ड फ्लीबाइटिस एट आईवी साइट। ठीक है,
जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड्स में, हमने एक पेशेंट जो है उसको हमने कोई भी ड्रग लगाई, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि वैंकोमाइसिन, ठीक है। मैंने उसको वैंकोमाइसिन लगाई, उसको क्या हुआ, आईवी साइड पे फिलिबाइटिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी। उसके बाद मैंने एक और पेशेंट को लगाई वही ड्रग, उसको भी क्या हुआ, उसको इन्फ्लामेशन होगी आईवी साइड पे। इसी तरह थर्ड पेशेंट को भी, फोर्थ पेशेंट को भी, चार पेशेंट्स को मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि आईवी साइड पे एक ड्रग देने से क्या हुआ, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। ये मेरी क्या थी, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी। अब मैंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे अपनी ऑब्जर्वेशन से, कि जो ड्रग ये वाली है ना, ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया इसमें, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से कहाँ पे मूव किया, जनरल कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसकी फर्स्ट एग्जांपल होगी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या होगी, आप ना इसको रियल लाइफ में मल्टीपल एग्जांपल्स, इसको आप इसके जो है ना सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अब एक और एग्जांपल है, पोस्ट ऑप फीवर पैटर्न, ठीक है। मैंने एक पेशेंट देखा क्लिनिकल साइट पे कि उसको जो है फोलिस जो है इंजर्ट हुआ हुआ था, ठीक है। फोलिस कैथेटर इंजर्जन के बाद उसको फीवर रहा 2 दिन, ठीक है। ये मैंने एक पेशेंट में देखा। उसके बाद फिर मैंने एक और पेशेंट ऑब्जर्व किया, उसको भी फोलिस डला हुआ था, ठीक है, और उसको भी 2 दिन फीवर रहा, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और पेशेंट देखा। तो मैंने 3 पेशेंट्स को खुद ऑब्जर्व किया स्पेसिफिकली, और मैंने देखा पोस्ट ऑफ डेज में उसको फोलिस के साथ जो है वो फीवर डिवेल्प हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पोस्ट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको कैथीटर इंसर्ट हुआ होता है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, इस इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उनमें आपको पता है यूटीआई का ज्यादा चांस होता है, तो यूटीआई की वजह से फीवर डिवेल्प हो रहा होता है, ठीक है। तो मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो भी पेशेंट्स होते हैं पोस्ट ऑप के, जिनमें फोलिस इंसर्ट किया होता है, उनको इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। उनको यूटीआई का रिस्क ज्यादा होता है, तो इसलिए उनमें फीवर होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से मूव करते हैं जनरल कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। ये इसकी दो एग्जांपल्स होगी क्लिनिकल से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम जो जनरल जो है वो करते हैं कि पहले पहले इसकी एग्जांपल क्या है कि हमने ऑब्जर्व किया, एवरी टाइम यू स्किप ब्रेकफास्ट यू फील टायर्ड इन क्लास, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल वे में डिफाइन करूं कि मैंने एक दिन नाश्ता नहीं किया, ठीक है। जब मैंने नाश्ता स्किप कर दिया तो मैंने ये फील किया कि मुझे ना फटीग हो रही है, मुझे वीकनेस फील हो रही है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा क्लास में, ठीक है। फिर मैंने दूसरे दिन भी नाश्ता स्किप कर दिया, मुझे फिर वही फीलिंग आ रही है, टायर्डनेस की, वीकनेस की फीलिंग आ रही है। फिर मैंने थर्ड टाइम फिर ऐसे स्किप कर लिया, तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि मैं जब भी नाश्ता स्किप करती हूँ मुझे टायर्डनेस फील होती है, ठीक है। तो मैंने इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब भी कोई पर्सन ब्रेकफास्ट को स्किप करता है तो उससे उसकी एलर्जी लो हो जाती है, सॉरी एनर्जी लो हो जाती है, इसकी वजह से वो वीकनेस जो है, फटीग फील करता है, टायर्डनेस फील करता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, किससे, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये इसकी होगी फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में आपको बताऊं तो पहले हमने क्या करना, ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया, यू सो डैट एवरी टाइम द ट्रैफिक लाइट टर्न्स रेड कार स्टॉप, ठीक है। आपने 3 से 4 दफा ये ऑब्जर्व किया कि जब भी रेड लाइट जो है वो ऑन होती है किसी भी सिग्नल पे, तो जो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कार स्टॉप हो जाती है। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर मैंने ये 2 से 3 बार देखा, 4 बार देखा, हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी रेड लाइट ऑन होती है तो कार्स जो है वो खुद 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 ब खुद स्टॉप हो जाती हैं, जो भी वहां पे जो है ना बाइक्स वगैरह कार स्टॉप हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या कंक्लूजन निकला कि जो रेड लाइट है उसका मतलब क्या है, स्टॉप, ठीक है। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, ठीक है। तो ये इससे मैंने क्या कर लिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ये इसकी दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी रियल लाइफ में। इसी तरह आप और भी काफी एग्जांपल्स देखते होंगे अपने रियल लाइफ में, ठीक है, जिसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं नर्सिंग रिसर्च में आपको एग्जांपल दूं कि किसी भी नर्स ने, किसी भी स्टूडेंट ने रिसर्च की, डाटा कलेक्ट किया आईसीयू के पेशेंट्स पे, ठीक है। उसने क्या किया कि 100 पेशेंट्स लिए आईसीयू के, शोज दोस टर्न्ड एवरी 2 आवर्स हैव फ्यूअर प्रेशर अल्सर्स, ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व किया डाटा कलेक्शन के बाद के, जिन पेशेंट्स का जो है ना 2 घंटे बाद पोजीशनिंग होती है ना, उसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं, तो उनमें प्रेशर अल्सर्स का रिस्क कम होता है, ठीक है।
इसने ये डाटा कलेक्शन की, उसकी प्रॉपर रिसर्च वर्क किया इसके ऊपर, ठीक है। जो भी अब इसमें क्या है, 100 पेशेंट्स का उसने डाटा लिया। पहले तो हम बात कर रहे थे ना 3 से 4 ऑब्जर्वेशंस की, इसमें उसने 100 पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया। जब उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग होती रही तो उनमें प्रेशर अल्सर का रिस्क कम था, ठीक है। अब इससे उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो रीपोजिशनिंग जब हम करते हैं तो उससे प्रेशर अल्सर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इससे ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इमोबिलिटी होती है, जब हम उसकी पोजिशनिंग नहीं करते तो उससे बेड सोर्स डिवेल्प हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह से आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये नर्सिंग रिसर्च की भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि इसमें हम किस तरह से इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है ना इंडक्टिव रीजनिंग का, इसको हम इंडक्टिव लॉजिक भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इसके आपको अब समझ आ गई होगी कि इसमें हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन, ठीक है। इसमें खुद हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, उसके बाद हम पैटर्न चेक करते हैं, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन। ये होगी इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव का मतलब होता है डिड्यूस, ठीक है, डिडक्ट करना। तो अब इसमें ये इसके ऑपोजिट है, इसमें हम क्या करते हैं, मूव फ्रॉम जनरल रूल टू स्पेसिफिक केस, ठीक है। इसमें आपने क्या याद रखना है, जनरल टू स्पेसिफिक हम मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टार्ट फ्रॉम अ जनरल रूल और प्रिंसिपल एंड अप्लाई इट टू अ पर्टिकुलर केस। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास जनरल रूल पहले बना होता है, ठीक है। हमारे पास कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई जनरल रूल होता है, उसको हमने जस्ट अप्लाई करना होता है किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर, पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर। क्योंकि हम बात करते हैं इसमें क्लिनिकल से रिलेटेड, तो हम पेशेंट की बात करेंगे, ठीक है। इसमें केस का मतलब क्या है, पर्टिकुलर पेशेंट, ठीक है, या पर्सन। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे एक्सटेंड की हुई है। स्टार्ट फ्रॉम आ नॉन मेडिकल प्रिंसिपल, प्रोटोकॉल और रूल। वही बात कि इसमें हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम जनरल रूल, कोई भी रूल हो सकता है, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोटोकॉल, उसको हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं उस रूल को, ठीक है। और फिर हम उससे ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो ये कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पहले इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो पहले हमने देखना है रूल, ठीक है। रूल क्या है कि ऑल पेशेंट्स विद एयरबोर्न इन्फेक्शंस मस्ट बी प्लेस्ड इन आइसोलेशन। अब ये हमारा रूल सेट हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक प्रोटोकॉल है कि जो भी पेशेंट्स जिनको एयरबोर्न इन्फेक्शंस हैं उनको हमने आइसोलेशन में रखना है, ठीक है। ये हमारा रूल है। अब हमने इसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है, स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या है, ये पहला रूल जो है ना अपने माइंड में रखना है हमने। अब एक पेशेंट है, कोई भी आप पेशेंट ले ले, मिस्टर अली, उसको क्या है, एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, उसको टीबी है। तो मतलब ये क्या है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम कहाँ रखेंगे, आइसोलेशन रूम में रखेंगे। ये हमने क्या किया, कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हम कहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें जनरल टू स्पेसिफिक केस की तरफ जा रहे हैं। जो रूल हमारे पास था, रूल था या प्रिंसिपल था या प्रोटोकॉल था, उसको हम अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक केस के ऊपर, स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर, और फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अच्छा, अब इसके यहाँ बताया हुआ है कि इसको हम डिडक्टिव में क्यों लाते हैं। दिस इज डिडक्टिव बिकॉज यू अप्लाइड अ जनरल प्रोटोकॉल, जनरल रूल टू अ स्पेसिफिक पेशेंट केस, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके साथ में इसके रीजनिंग भी बताई हुई है कि इसमें हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जाम्पल देखें तो पहले क्या है रूल, जनरल रूल क्या है कि जो भी पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनको हमने अमोक्सिसिलिन नहीं लगानी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो अमोक्सिसिलिन है वो भी क्या है, पेनिसिलिन की एक टाइप है ना, ठीक है, अमोक्सिसिलिन इसकी एक क्लास है। तो ये एक रूल है हमारा, इसको हमने फॉलो करना है, इसको हमें अपने अप्लाई करना है एक स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर, ठीक है। अब पेशेंट जो है इसका केस क्या है कि मिसिस सारा इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला कि शी मस्ट नॉट बी गिवन अमोक्सिसिलिन, ठीक है। क्योंकि वो एलर्जिक है पेनिसिलिन से, तो हम इसको अमोक्सिसिलिन नहीं इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये क्या कर लिया हमने, जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी रीजनिंग क्या है, इसका रेशनल क्या है, इसमें हम डिडक्टिव रीजनिंग क्यों लगा रहे हैं, इसको हम क्यों कहते हैं, अप्लाइंग अ यूनिवर्सल ड्रग सेफ्टी रूल, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं,
जो जनरल रूल है उसको अप्लाई कर रही हैं स्पेसिफिक केस के ऊपर, स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर, तो इसलिए ये क्या है, डिडक्शन है या डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है। उसके बाद ये थी इसकी दो क्लिनिकल एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम जनरल रूल टू स्पेसिफिक केस एंड ड्रॉ अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ में देखें तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 पुट किए हैं। पहली क्या है, आर स्टूडेंट्स हु सबमिट द असाइनमेंट लेट विल लूज 10 मार्क्स। ठीक है। अब ये क्या है, एक रूल बना हुआ है कि जो बच्चा लेट आएगा, जो बच्चा अपनी असाइनमेंट लेट सबमिट करवाएगा, उसको उसके जो है वो 10 मार्क्स लूज हो जाएंगे। ठीक है। ये क्या है, रूल है, एक प्रिंसिपल जो है वो बन गया पहले। उसके बाद अब हमने इसको अप्लाई करना है स्पेसिफिक केस के ऊपर। ठीक है, कि अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने लेट सबमिट करवाई है, तो इसका मतलब क्या है, उसके भी 10 मार्क्स लूज हो जाएंगे। तो ये क्या हमने किया, स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया रूल के थ्रू। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। इस तरह आप कोई भी एग्जांपल दे दें कि हमने कहा कि अगर कोई स्टाफ लेट आएगी ना, कोई भी स्टाफ लेट आएगी तो उसको फाइन होगा। ठीक है। ये हमने रूल बना लिया अपना। ठीक है। अब हमने इसको अप्लाई करना है स्पेसिफिक केस के ऊपर। तो कोई भी स्टाफ ले लें, जैसे कि सारा सारा स्टाफ है वो लेट आई है। ठीक है। वो लेट आई है तो उसका क्लियर क्या निकला है कि उसको भी फाइन होगा। ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, रूल से कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिडक्टिव रीजनिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी एग्जाम्पल। आगे इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आपने खुद करनी है, लेकिन मैंने साथ में आंसर भी दे दिए हैं। जैसे कि अ नर्स ऑब्जर्व्स दैट all patients on bed rest develop constipation. She concludes that immobility leads to constipation. अब आपने बताना है कि ये कौन सी रीजनिंग इसमें यूज हो रही है, इंडक्टिव के डिडक्टिव। अच्छा, मैं आपको इसको बताऊं, एक्सप्लेन करूं तो इसमें इंडक्टिव क्यों यूज हो रही है, कि एक नर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमने किसमें पढ़ा था, कि जिसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करती है नर्स, या जो भी पर्सन कर रहा होता है, जो रीजनिंग कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है, उसने क्या करना होता है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आगे कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बेड रेस्ट पे होते हैं पेशेंट्स या इमोबाइल होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ठीक है। ये उसने ऑब्जर्व किया, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस की। लाइक एक पेशेंट देखा उसने जो बेड रेस्ट पे था, उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर उसने दूसरा देखा, उसको भी कॉन्स्टिपेशन होगी, वो बेड रेस्ट पे था, इमोबाइल था। थर्ड देखा इसने, उसने मल्टीपल पेशेंट्स देखे, ऑल पेशेंट्स ऑन बेड रेस्ट डिवेल्प कॉन्स्टिपेशन। तो उसने उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो इमोबिलिटी है उससे होती है कॉन्स्टिपेशन, इमोबिलिटी लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें कौन सी रीजनिंग यूज हो रही है, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। इसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करी है नर्स, तो इसमें इंडक्टिव रीजनिंग वो यूज कर रही है। ठीक है। अब इसका आपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है, सेकंड क्वेश्चन है, ऑल पेशेंट्स ऑन ड्रग एक्स, कोई भी ड्रग आप ले लें, शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ब्रेडिकार्डिया। मिसिस अली इज ऑन ड्रग एक्स। ठीक है। वो जो ड्रग ले रहा था, एंड इज ब्रेडिकार्डिक, विच रीजनिंग वाज यूज्ड टू कंक्लूड ब्रेडिकार्डिया इज रिलेटेड टू ड्रग एक्स। ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि, अच्छा, अब हमने इसमें देखना है कि जो स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है, ये जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो डिडक्टिव होता है उसमें क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक हम जाते हैं। ठीक है। हमारे पास एक रूल बना होता है, उस रूल को हमने स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई करना है और हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। अब रूल क्या था कि जो भी पेशेंट जो ये ड्रग लेते हैं, लाइक आप कोई भी एग्जांपल ले लें, कि जैसे वैंकोमाइसिन आप ले लें, जो ड्रग जिस पेशेंट को ये ड्रग जाएगी उसको हमने मॉनिटर करना है ब्रेडिकार्डिया के लिए। ठीक है। तो जैसे अब एक मिस्टर अली है, मिसिज अली है सॉरी, उसको ये वैंकोमाइसिन गई है तो वो ब्रेडिकार्डिया उसको हो गया। ठीक है। तो इसमें हम कौन से यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम यूज कर रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो भी रूल था हमारा, और हमने उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है, आगे लिखा भी हुआ है रूल को हम अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक केस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, अ नर्स नोटिसेस दैट 5 of 6 पेशेंट हु रिसीव्ड ड्रग, कोई भी ड्रग, ठीक है, डेवलप्ड रेडनेस। द नर्स कंक्लूड ड्रग जो हमने यूज की थी मे बी कॉजिंग रिएक्शंस।
दैट कंक्लूजन इज। अब इसमें वो कौन सी यूज कर रही है? अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि उसने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, ठीक है। उसने 5 से 6 पेशेंट्स देखे हैं जिनको, जो ड्रग वो ले रही थी उससे रेडनेस हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ड्रग रेडनेस कॉज करती है, वो ड्रग जो है वो रिएक्शंस कॉज करती है। तो इसने उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, जनरल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब केस में हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से या स्पेसिफिक केस से जनरल कंक्लूजन निकालते हैं इसमें। तो ये हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस था रिडक्टिव का, इंडक्टिव का। स्पेसिफिक टू जनरल किस में करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक किस में करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको हम लेक्चर को कंक्लूड करें तो क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें हम ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशंस को और केसेस को, फिनोमेनास को। उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं उसको, आइडियाज को, और कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे उसके अलावा जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले से रूल बने होते हैं, प्रिंसिपल्स बने होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उससे हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन को, ठीक है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस था। आगे आपको मैंने पहले बता दिया इसको हम कब कब यूज करते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग जब करनी हो तब इसको यूज करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेना हो तब यूज करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो और प्रॉपर पेशेंट केयर देनी हो तब हम लॉजिकल रीजनिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको अगर कुछ समझ ना आए या कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।